मेरा नाम है सम्राट आर्यन और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर धर्मरक्षक पे। तो आज की इस वीडियो में हम भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनकी विचारधारा भारत के विभिन्न वर्गों के प्रति क्या है और क्या ये सोचते हैं भारत के विभिन्न वर्गों के प्रति। तो एक छोटी सी क्लिप है जिनमें इनके द्वारा दी गई जो टिप्पणियां हैं उन पर हम अपने विचारों से निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनकी मानसिक संतुलन के जो विचार हैं वो हमारे देश के प्रति सार्थक सिद्ध होते हैं या फिर निरार्थक। अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं। क्यों थोड़ा नहीं दलितों के लिए आप लगातार काम कर रहे हैं। थोड़ा नहीं जा सकता है। नहीं, अरे सर अभी आप और मैं बात कर रहे हैं ना, मैं ये कह रही हूँ मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, मैं आपसे सवालों के जवाब देना चाहती हूँ। तो आप कह रहे हैं आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप ये कह रहे हैं कि आप दलितों का उत्थान करने के लिए यहाँ पर हैं और इसीलिए आपने एक राजनीतिक पार्टी बनाई है। तो मुझे तो यहाँ पर चंद्रशेखर भाई साहब ने एक टिप्पणी की है। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ दलित वर्गों के जो लोग होते हैं उनके साथ अगर किसी तरह का अन्याय होता है तो उसे छोड़ा नहीं जा सकता है। इनके कहने का मतलब ये है कि दलित वर्गों को छोड़कर अगर अन्य पंथ के, अन्य संप्रदाय के जो लोग हैं, अन्य वर्गों के जो लोग हैं वो भाड़ में चले जाए, उनके साथ कुछ भी हो, उनके प्रति ये उत्तरदायी नहीं है। तो इनसे इनकी मंशा पता चलती है कि यह इस इनकी जो मेंटलिटी है किस एंगल में जा रही है। और इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कह दिया कि जो इन्होंने एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया है जो सिर्फ और सिर्फ दलित वर्गों के उत्थानों के लिए ही बना हुआ है। शायद ये भूल गए हैं कि इनके आज होने से पहले हमारे भारतवर्ष में अगर यातायात के साधन को देखा जाए, अगर शिक्षा की पद्धति को देखा जाए, तो मैं खुद गवाह हूँ ना, मैंने सफ़र किया है। तो हम लोगों ने कभी भी, या वो ऑटो हो या वो ट्रेन हो या वो एयरलाइंस हो, कहीं आप चले जाएँ, कहीं पर भी अगर आप जाते हैं तो 4-5 लोग जब आपस में बैठते हैं, या वो ऑटो है या फिर ट्रेन हो, तो उनमें सभी लोग आपस के जो सीट्स होते हैं वो शेयर करके बैठते हैं। तो कोई किसी से ये नहीं पूछता है कि आपका मज़हब क्या है, आपका धर्म क्या है, आप कौन से पंथ से हैं, आप कौन से वर्ग से हैं। ऐसी किसी तरह की टिप्पणी की नहीं जाती है। तो हमारे देश में उत्थान हर वर्गों के लिए पहले से ही हुई है। ऐसी कोई किसी तरह की समस्या है, आपके जन्म से पहले भी लोग एक साथ बैठते थे और आपके जन्म के बाद भी एक साथ लोग बैठेंगे ही। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई पारसी या किसी तरह की कोई दलित वर्ग, ऐसा कोई भेदभाव हमारे देश में तो देखने के लिए नहीं मिलता है। इसीलिए ये जो टिप्पणी आप करते हैं कि उनके उत्थान के लिए, तो भाई साहब आप उत्थान नहीं कर रहे हैं, उनको तोड़ने का आप काम कर रहे हैं। या आपके आने से पहले क्या ट्रेन में 4-5-10 लोग आपस में बैठकर नहीं बात करते थे? क्या वो बात करने से पहले पूछते थे कि तुम छोटे हो या बड़े, तुम निम्न वर्ग के हो या उच्च श्रेणी से आते हो? ऐसी कोई बात नहीं। या ऑटो चालक था, वो ऑटो चालक से क्या कोई पूछता है कि भाई तुम कौन से धर्म और कौन से मजहब के हो, तभी मैं तुम्हारे ऑटो पर बैठूंगा या बैठूंगी? ऐसा तो कोई बात नहीं है। भैया कहकर संबोधित कर लोग बैठते थे आपस में। तो भाई साहब इस बात को आप करेक्ट कर लें कि आप उत्थान किस वर्ग के लिए करना चाहते हैं वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन अगर दलित की बात आप करते हैं और या फिर किसी भी वर्ग की बात करते हैं तो पहले से संतुलित थे और आज भी संतुलित है। हमारे भारत का संविधान आरक्षण से लेकर और सुख सुविधा जो भी हमारे, या फिर वो बीजेपी की सरकार हो या वो कांग्रेस की सरकार हो, जिनसे जो बन पड़ा वो सभी ने मुहैया कराया है। ऐसी किसी तरह की परिस्थिति न थी और ना है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में आप ऐसी परिस्थितियों को और गंभीर रूप देने का कार्य कर रहे हैं। चलिए आपकी बातों को और सुना जाए और क्या आप बोल रहे हैं आपकी प्रतिक्रिया ली जाए। सबसे ज्यादा अत्याचार होता है, सबसे ज्यादा रेप और बलात्कार घटनाएं होती हैं। उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ लोग रहते हैं। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में बड़े पैमाने पर होता है, राजस्थान में होता है, मध्य प्रदेश में होता है, और कौन सा ऐसा प्रदेश है जिसमें नहीं होता है? सर ये तो आपने तय कर लिया ना। एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है सबसे ज्यादा एससी कम्युनिटी की बच्चियों के साथ अगर कहीं पर अत्याचार होता है तो वो है राजस्थान। 554 हाईएस्ट इन इंडिया। मुझे बताइए आप राजस्थान में क्यों नहीं गए? उत्तर प्रदेश ही क्यों? इसके पीछे की नीयत क्या बताया आपको? ये जी हेलो, हाँ मैं सुन रही हूँ। उत्तर प्रदेश ही क्यों, राजस्थान क्यों नहीं गए? मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है सर, दुरुस्त एकदम चाक चौबंद। बहन मैं जब उत्तर प्रदेश में न्याय होता है ना तो मैं राजस्थान भी जाता हूँ। मैं आपको बता सकता हूँ जो मैंने यहाँ से राजस्थान जाकी है, 3 रेप के मामले में ही। हेलो सुन रही हूँ चंद्रशेखर आजाद साहब, आपकी आवाज आ रही है मुझे आपकी आवाज कम आ रही है। आपकी आवाज कम आ रही है। जब मैं सवाल तो जवाब कैसे दूंगा? और ये मैंने स्टार्टिंग में कहा था। क्या कह रही है बहन? मैं कह रही हूँ आप क्रॉस क्वेश्चन हो रहा है ना, इसलिए आपको आवाज कम आ रही होगी। आवाज तेज की जाए भाई, आवाज तेज की जाए, ऑडियो बढ़ाया जाए। अगर आप इस मिजाज में बात कर रही हैं तो मुझे ये बताना पड़ेगा आपको कि आपके यहाँ जिन लोगों ने कैमरा लगाया बता देंगे मैंने स्टार्टिंग से कहा कि आपकी आवाज कम आ रही है। और घबराने वाला नहीं हूं मैं किसी से, मैं सामना करने वाला हूं। आप जानती नहीं शायद मुझे अभी, मैं भाई हूं, मैंने अपनी बहन को खोया है। मैं तो यहाँ पर चंद्रशेखर भाई साहब ने ये कहा कि इन्होंने अपनी बहन को खोया है। बिल्कुल, इन्होंने अपनी अगर बहन को खोया है तो हमारे तरफ से सहानुभूति है इनकी बहन को या इनको भी, क्योंकि ये इनकी बहन नहीं है, हमारी भी बहन है, सभी की है। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं हो गया कि आप ये कह दें कि मैं जाकर राजस्थान में मैंने जो दलित वर्ग के लोग थे उनके लिए कुछ अच्छे काम किए।
भाई साहब, अगर आपकी जानकारी में बता दूं कि मैं जहाँ रहता हूँ, मेरे अगल बगल में कुछ दलित वर्ग के लोग रहते हैं, जिनमें से काफ़ी मेरे अच्छे मित्र भी हैं। और उन मित्रों की अगर कोई समस्याएं होती हैं तो उन मित्रों की समस्याओं का निवारण हम लोग निकालते हैं मिलकर, और एक साथ मिलकर ये करते हैं, हम लोग मदद करते हैं उनकी। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि हम लोग ठेकड़ा फोड़ते चलते रहें कि हाँ भाई मैंने दलित वर्गों के लोगों की सहायता की है, ये की है, वो की है। और ना जाने जो जो एरिया होते हैं या जो स्टेट होते हैं, उन एरिया में जो दलित वर्ग होते हैं वहाँ पर अदर समुदाय के लोग भी रहते हैं जो कि काफ़ी घनिष्ठ मित्र होते हैं। इसमें आप टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। वहाँ उनकी समस्याएं होंगी तो उनके हितैषी भी तो उनके साथ होंगे। आपके जाने से क्या और आपके जाने से क्या उनकी जो तकलीफ होगी क्या वो कम हो जाएगी, कि उनके जो अपने अगल बगल में रहते होंगे उनके जाने से उनकी तकलीफों का निवारण होगा। तो भाई साहब, हम लोग ऐसे नहीं है। हम लोग अगर हम लोग बिहार के रहने वाले हैं या झारखंड के रहने वाले हैं या फिर दिल्ली के रहने वाले हैं, तो जिस एरिया में हम रहते हैं हमारे आस पड़ोस के साथ एक प्रेम का संबंध बनता है, सामाजिक प्रेम जिसे हम लोग कहते हैं। तो हम लोगों की अगर समस्याएं होंगी तो दूसरे पक्षों के द्वारा हमारी मदद की जाएगी, या फिर दूसरे पक्षों को समस्या होगी तो हमारे द्वारा उनकी मदद की। तो इसमें आपकी कोई ज़रूरत है नहीं, आपकी कोई भूमिका की भी कोई ज़रूरत नहीं है। बेहतर ये रहेगा कि आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने क्षेत्र के अंदर में जहाँ आपसे हो पाए आप करें। इससे अच्छा मतलब मानव सेवा कहीं हो ही नहीं सकता है। अब ये आप नेशनल टीवी चैनल पर बता रहे हैं कि मैं राजस्थान जाकर आंदोलन कर दिया। क्या आंदोलन करने के लिए क्या मनाही है? कोई भी कर सकता है। हम लोग भी 1000 बंदे को खड़ा करके कर सकते हैं, लेकिन ऐसा काम नहीं, क्योंकि हमारा देश का संविधान, हमारे देश के जो माननीय पद पर बैठे हुए जो अधिकारी हैं, वो सारे इन कार्यों को पूर्ण रूप से सही तरीके से सुचारू रूप से उसको चला रहे हैं, संचालित कर रहे हैं। तो उनका काम उन पे रहने दीजिए, आप अपना काम अपने पे रखिए। तो एक अच्छे और आदर्श समाज की स्थापना हो सकती है। आपके जाने और ना जाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उनके जब तक अपने उनके साथ नहीं रहेंगे तब तक किसी भी दुनिया में कोई भी समुदाय हो या कोई भी परिवार हो, उनके सुख का या सुख की जो अनुभूति होती है और दुखों का जो निवारण होता है वो उनके द्वारा मिलेंगे। आपके जाने आने से किसी तरह का कोई, ये तो बस आप लोग के द्वारा एक होता है कि आप लोग दिखाना चाहते हैं कि आप लोग कितने बड़े हितैषी हैं, क्योंकि आपके जाने से किसी तरह की कोई समस्या होने वाली नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या आपकी प्रतिक्रिया है। एजेंट नहीं हूँ, मुझे तनख्वाह सरकार के लोग नहीं देते हैं, समझ लीजिए। जैसे सरकारी एजेंसियां काम नहीं करती है ना, क्योंकि उनके ऊपर चाबुक लेके वो बैठा हुआ है जिनकी जो नौकरी देता है। इसी तरह मैं मीडिया के लोगों को भी जानता हूँ। 14 दिन में आपने दिखाया एक बार कि हाँ उसमें क्या हुआ है? क्यों नहीं दिखाया आपने? आप कितनी बार गए रूबिका जी वहाँ? अरे सर, आपने एबीपी न्यूज़ देखा ही नहीं। छज्जा दिखा रही थी आपको। अरे आपको क्या पता चंद्रशेखर साहब, एक तो आपने ये जो नीला मफलर पहना हुआ है ना, ये नीला जो गमछा टाइप आपने डाला हुआ था, इसको अगर आपने अपनी आंखों और अपनी कानों पर डाल दिया हो तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। पूरे देश ने हाथरस से रूबिका लियाकत को देखा है, प्रतिमा मिश्रा को देखा है, कुमकुम बिनवाल को देखा है, अंजलि सिंह को देखा है, रविकांत को, ये नाम गिनाती जा रही है, सुनिए एबीपी न्यूज़ के रिपोर्टर्स की, रविकांत को देखा है, इंद्रजीत को देखा है। मुझे नाम सुनने का शौक ही नहीं है ना। नहीं तो अभी आपने मुझसे पूछा ना, आप सुनिए मेरी बात। को भी जानता हूं, मैं पूछ रहा हूं। तो यहाँ पर इन्होंने ये कहा कि इन्हें किसी तरह के कोई नाम जानने का शौक नहीं है, प्लस में जो चाबुक ऊपर वाला लेकर बैठा है, तो चाबुक सिर्फ दूसरों के लिए या दूसरे वर्गों के लिए बैठा है कि आपके लिए भी लेकर बैठा है। तो आपको तो चाबुक मार नहीं रहा है, आप तो खुले बैठकर नेशनल न्यूज़ टेलीविजन पर आपके मन में जो आ रहा है सो आप बोलते जा रहे हैं। खड़े खड़े आप राजस्थान जाते हैं तो आंदोलन करते हैं और जो मुंह में आता है बोल देते हैं। वो आप दूसरे वर्गों के हितैषी हैं या हितैषी ना है वो तो आपकी टिप्पणियों से पता चल जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर ऊपर वाला चाबुक लेकर बैठा है तो कि कभी उसने चाबुक आप पर नहीं चलाया है। हर तरह से जो दूसरे वर्गों को या दूसरे जात या धर्मों को जो मिलता है वो आपको भी मिल रहा है। इनफैक्ट इससे और आपके जो रिजर्वेशंस हैं उनमें आपको छूट दी जाती है, जिससे आप और बेहतर बन सके। तो कहीं ना कहीं चाबुक चलाने वाले पर तो आप टिप्पणी ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि चाबुक अगर चलाता तो आप आज नेशनल टीवी चैनल पर बैठकर ऐसी टिप्पणियाँ आप नहीं कर पाते। तो खैर, आपका मन है, आपके मन में जो आए वो आप तो बोलेंगे ही। खैर आगे सुनते हैं। किस दिन गई थी आप? मैं पिछले 3 दिन से वहीं थी सर, पिछले 3 दिन से वहीं थी, और उसके बाद मेरी पूरी टीम वहाँ पिछले 1 हफ्ते से डेरा डाले हुई थी। रेट क्या 3 दिन पहले हुआ था? रेट 14 तारीख को हुआ था। सुनिए, मुझे ये मत बताइए, मैं बताती हूँ क्यों गई। इसलिए क्योंकि वहाँ की पुलिस परिवार से मिलने नहीं दे रही थी। अभी इन्होंने ये कहा कि रेप जब हुआ उसके 3 दिन पहले या 3 दिन बाद क्यों गई, मतलब इनफैक्ट इसमें जो भी आपको करेक्ट लगे, रेप होने के बाद ही शायद। तो यहाँ इन्होंने रूबिका लियाकत से ये बात पूछ दी कि आप क्यों गए। तो भाई साहब, आपने स्टार्टिंग में आपने ये कहा कि मेरे पास बहुत ज़्यादा ब्यौरा है कि दलित वर्गों के साथ इतने रेप्स होते हैं, इतनी समस्याएं होती हैं, जो नेशनल रिपोर्ट्स होते हैं उनसे ज़्यादा आंकड़े मेरे पास हैं, FIR से ज़्यादा है। तो आप उस समय कहाँ थे? आप क्यों नहीं जाकर समय रहते आप जाकर उनके प्रति उत्तरदायी हो गए? तो आप लोगों में यही सबसे बड़ी समस्या है। अपनी पर आएगी तो अपनी तो बात बताएंगे नहीं, और न्यूज़ चैनल वालों से आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछते जाएंगे कि हाँ आप क्यों नहीं गए, आप क्यों नहीं गए। किसी भी घटना के अंजाम होने या अंजाम देने के बाद ही ना कोई ऑन द स्पॉट एरिया या फिर वहाँ जो है वहाँ पहुँचेगा। तो कहीं ना कहीं आप लोगों में यही तो सबसे बड़ी समस्या है कि खुद पर आती है तो आप लोग पीछे से खसक कर निकल जाते हैं। आप क्यों नहीं गए? आपके पास तो यहाँ पर सिर्फ एक ही घटना हुई जिसमें आपने रूबिका लियाकत को कह दिया कि भाई आप क्यों नहीं 3 दिन पहले गए। अरे आपके पास जो ब्यौरा है उस ब्यौरे के हिसाब से आप कितनी जगह गए और जाकर कितने बता, तो आपको कुछ बता ही नहीं रहे। तो खुद पर प्रश्न, सबसे पहले दूसरे पर प्रश्न पूछने से पहले आप अपने से पूछ लें, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। कितनी बार गई आप वहाँ? क्योंकि वहाँ पुलिस मिलने नहीं दे रही थी परिवार से, और उसके बाद एबीपी न्यूज की मुहिम अच्छा, थी। कौन कहता है? उसके कौन कहता है? मैं कहती हूँ ना, कौन मैं कहता है ग्राउंड मिलने जीरो नहीं पर दे रही थी? मौजूद मैं थी। कहता है मिलने के लिए, कौन कहता है मिलने नहीं दे रही थी? लेकिन मीडिया के मुझे लोग लगता है क्यों नहीं आप गए? 3 दिनों से तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि पुलिस रूबिका लियाकत को जाने से रोक नहीं रही थी, यानी ये गए हुए थे, इनको रोका नहीं। तो जब यहाँ पुलिस ने इनको रोका ही नहीं जाने के लिए, तो ये बता दीजिए कि जो एफआईआर हो रहे हैं, तो वहाँ पर पुलिस क्या रोकेगी? अगर ये जो पीड़ित वर्ग के लोग हैं और इनके पास बहुत ज़्यादा ब्यौरा है, नेशनल रिपोर्ट से भी ज़्यादा, तो ये जाकर क्यों नहीं एफआईआर करवाएं? क्या वहाँ पर पुलिस रोकती है एफआईआर करने से? यहाँ पर पुलिस रोक नहीं रही है चंद्रशेखर भाई को जाने के लिए, और वहाँ पर रोकेगी। ऐसे मन ग्रंथ बातें, लॉजिकल बातों को आप मर्ज करने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि सारा माइंड सेटअप है, तरह से एक गेमिंग बनाया गया है जिसके हिसाब से ये लोग चल रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं। अगर आप तीन अपनी दिनों से जिम्मेदारी आपको अदा कोई करें अंदाजा तो नहीं मुझे है। लगता है कि एबीपी अपराधियों न्यूज पे की सरकार को ठोस कार्रवाई करनी सत्यमेव जयते पड़ेगी के और उस अपराध मिशन कम को होगा। आपने देखा नहीं, और आपकी थोड़ी सी आसानी के लिए, काम थोड़ा आसान हो जाए, तो हमने वो विजुअल्स भी चला दिए हैं, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो, अगर आप देख पाए तो। ये मैं हाथरस में मौजूद हूँ, मैं तो हाथरस में थी, आप राजस्थान में तारीख क्यों भी नहीं बता दीजिए ना, है? तारीख भी आप चला छत्तीसगढ़ में दीजिए क्यों कि नहीं है? जब क्या उस वजह? बहन को क्या हत्या हो गई है, उस बहन को जो है, उस बहन का सब वहाँ पहुँच गया, फिर आप लोग गए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तो अंततः इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद हम लोग यह निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि यहाँ 3-4 बात ऐसी हुई हैं जिन पर हम लोगों का अत्यधिक ध्यान देना चाहिए। पहली बात कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, खास करके भारत में, तो हम सभी को, सभी पंथ, सभी धर्म, सभी मजहब को समान रूप से देखना चाहिए, किसी में भेदभाव करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और अगर ऐसे मुहिम पर चलते हैं तो खास करके हमें सभी धर्मों को, सभी मजहबों को और सभी संप्रदायों की, मतलब हितों की बात करनी चाहिए। तो ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके माइंड सेटअप पहले से ही होते हैं, आप इनके सामने कितना भी आप इनको सही बातों का अनुसरण करवा दें, लेकिन ये सुनने वाले नहीं होते। अपने ही जो होती है ना माइंड में सेटअप, रिटर्न फॉर्म होती हैं, उन्हीं को बस ये उगलते रहते हैं। तो इन लोगों से दूर रहें, इसी में आपका हित है, हमारा हित है। आप अपने आप को समझें, अपनी ज़रूरतों को समझें। आपके प्रति सरकार उत्तरदायी है, आपके प्रति सभी नागरिक उत्तरदायी हैं। किसी तरह की किसी को समस्या होती है तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, हर तरह के रास्ते उत्पन्न हैं। ऐसे जुमलेबाजी में ना रहें। ये लोग आज आपका उपयोग करेंगे और कल आपको पहचानने से भी इनकार करेंगे। तो ये सब सिर्फ ऐसे लोग जो होते हैं वो सिर्फ तोड़ने वाले होते हैं। इनका एक ही लक्ष्य होता है कि कैसे किसी को तोड़ दिया जाए। इस पूरे क्लिप में इन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि सभी साथ में रहकर हम लोग अपने जो बाकी के जीवन है उसको अच्छे से बिताएं, किसी तरह की कोई समस्या उत्पन्न ना हो। लेकिन ऐसी विचारों पर ये लोग तो कभी खड़े हो ही नहीं सकते हैं। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि बच के रहें इन लोगों से। ये लोग देश के लिए भी खतरनाक हैं, आप लोगों के लिए भी खतरनाक है। आज आप भी बैठते हैं ऑटो में, हम लोग भी बैठते हैं, या वो ट्रेन हो या वो एयरलाइंस हो, कोई भी मीडियम हो ट्रांसपोर्ट, तो वहाँ हम लोग आप लोगों से ना पूछते हैं, आप लोग हमसे नहीं पूछते, या हमारे भारत में कोई किसी से नहीं पूछता कि आप किस मजहब के हैं या किस धर्म के हैं। तो ये सब क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं एक जातिवाद का बढ़ावा देते हैं, वर्ग का बढ़ावा देकर लोग। अंत में मैं आप सभी से यही निवेदन करता हूँ कि इन फरेबी बातों में आप ना आएँ तो सही रहें, और तो और इन सभी से दूर रहें जितना हो सके, क्योंकि ये छोटे वर्गों का नाम लेकर, जाति का नाम लेकर, जातिवाद फैलाकर हमेशा आपके हितों की तो संरक्षण तो ना ही कर पाएंगे, और लेकिन अपना संरक्षण ज़रूर कर लेंगे और अपनी राजनीति रोटियां चमकाकर आगे बढ़ जाएंगे। बाद में यही लोग आपको पहचानने से भी इनकार कर देंगे। आप जैसे भी हैं, जो भी हैं, आप अपने घर पर हैं, अच्छे से आपके पड़ोस में या आपके अगल बगल में, वही आपके आने वाले समय में आपके काम आएंगे, ना कि इन जैसे लोग जिनका घर कहीं और है और बातें कहीं और की करते हैं। और तो और आप सभी जानते हैं कि हम लोग चाहे कहीं भी रहें, जहाँ पर भी रहते हैं, हमारे आस पड़ोस में हमारे हितैषी मौजूद ही होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पड़ोस में सभी निम्न बुद्धि के होते हैं जो गलत विचारधाराओं को लेकर बढ़ते हैं। अगर 10 लोगों में 4 लोग अगर खराब होते हैं बुद्धियों में, तो 6 लोग अच्छे ही होते हैं। इसलिए कोशिश करें कि उन 6 लोगों के साथ आप अपने संबंधों को और गहरा करें। और अंततः आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि अच्छे से रहिए, बेहतर रहिए। आप और हम सभी एक दूसरे से बंधे हुए हैं और हम सभी भाई हैं। हम लोग भारत में रहते हैं, हमें गर्व है। और फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में।